Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we are discussing the chapter The Snake and the Mirror, but इसी chapter में आपको एक poem given है, that is A Legend of the Northland written by Phoebe Carey. Now this particular poem is legend. Legend का मतलब क्या होता है? Legend का मतलब होता है sort of एक ऐसी story जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन हो रही है, जो इसलिए बताई जाती है बिकॉज इट गिव्स अ मॉरल मैसेज. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर स्मॉल वी वर ऑलवेज टोल्ड सम स्टोरीज, या फिर हमको बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती थी बाय आर ग्रैंड मदर्स, बाय आर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, और आर पेरेंट्स यूज टू टेल अस सम स्टोरीज जिसमें हमको कोई ना कोई एक मॉरल मैसेज मिलता था. एट दैट टाइम जब हम छोटे थे हमें कैसी टाइप की स्टोरी सुनाई जाती थी जिसमें कोई ऐसा मॉरल मैसेज हो कि आपको अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं चाहिए. और हमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरी सुनाई जाती थी कि अगर अभी नहीं सोओगे तो एनी घोस्ट वुड कम, और इस टाइप की स्टोरीज, राइट. तो ये स्टोरीज आपको क्यों सुनाई जाती थी? सो दैट आपको एक लेसन मिले अपनी लाइफ में, यू गेट समथिंग टू लर्न. एंड एज वी वर किड्स दैट टाइम, सो वी डिड नॉट हैव दैट एबिलिटी टू आर्ग्यू और टू डिबेट ऑन द थिंग्स कि ये लॉजिकल है भी या नहीं. वी वर लाइक हाँ भाई, पेरेंट्स ने बोला है, ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होता होगा. बट दो स्टोरीज वर टोल्ड टू यू टू जस्ट गिव अ लाइफ लेसन, राइट. सिमिलरली एक लेजेंड क्या होता है? इट्स ऑल्सो दोज सिग्निफाइज दो स्टोरीज जो कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बताई जा रही हैं, और वो जो है कोई ना कोई एक मॉरल मैसेज देती है. सिमिलरली दिस पर्टिकुलर पोएम इज ऑल्सो अ टेल और अ स्टोरी जो ऐसा माना जाता है कि रियल है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस इज नॉट रियल, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट टू टीच समबडी अ लेसन और टू टेल यू दैट मॉरल मैसेज. इस वजह से ये टेल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है. सो ये जो लेजेंड वर्ड है यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ मैसेज एंड इट्स पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अ जनरेशन. दैट इज हर कोई जो है अपने बच्चों को वहाँ पे कहानी सुनाते हैं. नाउ बिकॉज दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू अ प्लेस दैट इज नॉर्थ लैंड. नॉर्थ लैंड का मतलब है कोई ऐसी जगह जो कि नॉर्दर्न पोल की साइड है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में है, इसीलिए उसको बोल दिया है नॉर्थ लैंड. नाउ एज वी आर गोइंग टू रीड अ story which is the story related to Northland, giving you a moral message, passing from one generation to generation ये tale सुनाई जाती है. That's why this title is appropriate and that is A Legend of the Northland. Clear? अब इस पर्टिकुलर स्टोरी में हम देखने वाले हैं दो मेन कैरेक्टर्स. वन इज सेंट पीटर एंड अदर इज अ वुमन. क्लियर? तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में हमें ये पता चलने वाला है कि हाउ सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस क्या कर सकती है. इट कैन लीड यू टू व्हाट काइंड ऑफ, बोल सकते हो, रिजल्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड कंक्लूजन्स इन योर लाइफ. कभी भी सेल्फिश होना, ग्रीडी होना हमेशा अच्छी बातों के लिए नहीं बोला जा रहा है. देखो देयर आर 2 पॉइंट्स, हमेशा बोला है ना, 2 फेसेस होते हैं हर कॉइन के. यू शुड बी सेल्फिश टू डू गुड फॉर अदर्स, लाइक आई विल डू इट फॉर एवरीबडी. यू शुड बी सेल्फिश टू बी अ पर्सन जो कि बहुत काइंड है. ऐसी चीजें में भी हम देख सकते हैं, बट दैट इज समथिंग बिल्कुल डिफरेंट. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इफ वी टर्न आउट टू बी अ वेरी सेल्फिश पर्सन, ग्रीडी पर्सन, जिसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ही अपना ही करें, बस किसी की हेल्प ना करें, व्हाई वी शुड बी काइंड इनफ टू हेल्प एनीबॉडी, इससे हमारा क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, देन डेफिनेटली यू आर नॉट करेक्ट. सेम चीज यहाँ सीखने को मिलने वाली है हमें. सी इफ वी हैव बीन गिवन अ ह्यूमन बीइंग फॉर्म, हम एक ह्यूमन बीइंग में बने हैं, हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है. वी आर नॉट एनी एनिमल, वी आर नॉट एनी इंसेक्ट. और इनमें और हमें डिफरेंस क्या है कि दे कैन नॉट जस्ट थिंक और डू समथिंग फॉर बेटरमेंट या फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं, दैट इज जो माइंड है, जो एनालाइजेशन है, जो लॉजिकल पावर है, वो हम में है, राइट. इसका मतलब हम गिफ्टेड हैं. So we should be able to use those things, this opportunity into a chance. We should turn it into a chance where we are able to help people, where we are able to give जो भी एक requirement है किसी ऐसी needy person की, वो अगर हम fulfill कर पा रहे हैं, then definitely we are doing something good in our life. सिर्फ डेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली के लिए फुलफिल करना, पढ़ाई करना, या फिर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करके अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना, दैट इज नॉट ओनली द थिंग जो कि आपको करनी है. दीज आर प्रायोरिटीज, बट ऑल्सो वन थिंग शुड बी एडेड इन योर लिस्ट एंड दैट इज यू शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द पीपल हु आर इन नीड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज
हमारे घर के बाहर या फिर हम किसी टेम्पल में जाते हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, यू सी अ पर्सन जो कि पुअर है, कोई बच्चे हैं, दोज हु आर बेगर्स, और वो आपसे कुछ भी मांग रहे हैं, सो डोंट बी लाइक कि नहीं 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 जाओ जाओ हमें नहीं देना, ऐसा मत करा करो। इफ यू रियली कैन डू समथिंग, यू कैन बाय समथिंग फॉर देम टू ईट, या फिर आपके पास क्लोथ्स हैं जो आपको लगता है कि दे आर नॉट ऑफ एनी यूज, तो वो दे सकते हो आप उनको। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लाइक हम अगर बर्थडे पार्टीज की बात करते हैं, व्हाट वी यूजुअली डू इज बर्थडेज पे वी जस्ट सेलिब्रेट, लाइक वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। वी सेलिब्रेट, वी कट अ केक, भलिया फ्रेंड्स को बुलाते हैं, ट्रीट व्रीट देते हैं, बढ़िया थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हम वहाँ स्पेंड करके आते हैं, दैट्स गुड, यू डू इट, दैट जस्ट एक बार आता है बर्थडे, व्हाई नॉट टू डू इट। बट ऑल्सो यू कैन डू वन मोर थिंग, थोड़े पैसे जो हैं किसी नीडी के लिए खर्च कर लो, उसको कुछ दे दो ताकि आपको अच्छा लगे, एक फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है व्हेन यू डू समथिंग गुड फॉर समवन। सो बी काइंड, डू बी अ गिवर, हमेशा कोशिश करो कि अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, वेदर इट्स फ्रॉम योर वर्ड्स या फिर किसी को सिर्फ बोल के अगर किसी को समझा देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जो कि थोड़ा मोटिवेटेड नहीं है, थोड़ा लेट डाउन फील कर रहा है, और अगर आप अपने वर्ड से किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, व्हाई नॉट टू डू दैट, दैट इज ऑल्सो बोल सकते हो वन साइड ऑफ हेल्पिंग अ नीडी। सेकेंड थिंग इज इफ यू कैन डेफिनेटली हेल्प अ पर्सन जिसको कोई रिक्वायरमेंट है और आप वो पूरी कर सकते हो, यू आर लाइक केपेबल इनफ कि आप किसी को कुछ क्लोथ्स दे सकते हो, आप किसी को खाना खिला सकते हो। अगर किसी के पास ठंड के टाइम पे लाइक वार्म क्लोथ्स नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, अगर आप वो दे सकते हो, डेफिनेटली डू इट, व्हाई नॉट, इट्स वेरी गुड थिंग, राइट। इससे कुछ कम नहीं हो जाएगा आपके यहाँ से इफ यू आर केपेबल इनफ, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही देखने वाले हैं कि दिस पर्टिकुलर वुमन इज गिवन एवरीथिंग बाय गॉड, शी हैज अ शेल्टर जहाँ पे वो आराम से रह सकती है, शी कैन प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम विंड, फ्रॉम सन, फ्रॉम हर एक जो भी डिफिकल्ट जो वेदर कंडीशंस हैं, रेन हो गई, हर एक चीज़ से वो अपने आप को सेव कर सकती है। नंबर 2, शी हैज़ फूड टू ईट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी के पास नहीं होता है ये चीज़ कि खाने को मिल जाए। सम आर पीपल जो किसी को एक बार खाने को मिल जाता है पूरे दिन में, या किसी को 2 या 3 दिन में कुछ खाने को मिलता है, तो आपके पास फूड है, यानी इस वुमन के पास फूड है, दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग शी इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव। थर्ड थिंग, शी ऑल्सो हैज फायर। फायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बिकॉज हम जो नॉर्थ लैंड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो सीजन है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ पे इट्स वेरी कोल्ड देयर, तो वहाँ के लोगों के लिए फायर इज समथिंग जो कि एक ब्लेसिंग है, बिकॉज दे कैन फील वार्म, राइट। तो यहाँ इस वुमेन को एवरीथिंग शी हैज़, बट देन टू शी इज़ अ पर्सन जो कि बहुत माइसर है, बहुत कंजूस है, और वो किसी की भी हेल्प करना पसंद नहीं करती। शी इज़ लाइक कि अगर मैं कोई चीज़ अपने लिए कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ इनके हाथ में देखो क्या है, ये केक है, तो अगर ये केक बोलती है कि मैं अपने लिए खाती हूँ या मैं खुद से खाती हूँ, तो एक बड़ा सा केक भी मुझे छोटा लगता है, बट अगर वही केक मैं किसी और को अगर दूँ फ्री में ऐसे ही खाने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो केक जो है बहुत बड़ा है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो खुद खा रही हैं तब उनको लग रहा है बहुत छोटा सा केक है, तो ये बहुत कम क्वांटिटी है, बट जब किसी और को देती है तो उनको इतना ज़्यादा वो कंजूसी वाली जो ट्रैक है उस पर वो चली जाती है, एंड शी इज़ लाइक कि क्यों दूँ मैं किसी को खाने के लिए, और वो केक भी जो है उनको बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता है, और कितनी भी साइज़ छोटी कर लें केक की, उनको यही लगता है कि ये केक तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सामने वाले के कंजम्पशन के लिए, सो वाई शुड आई गिव दैट थिंग टू एनीबडी। तो ये जो चीज़ है वही हमको यहाँ देखने को मिलने वाली है कि इफ़ यू कैन डू समथिंग, यार केक में क्या हो जाएगा, इफ़ यू कैन जस्ट गिव 2 चपातीज एवरी डे टू समवन, अगर आप किसी को थोड़ा बहुत खाना दे दोगे, जब खाना घर में बन रहा है खाने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, सामने वाले का पेट भर जाएगा, राइट। तो वो चीज़ें जो है हमें यहाँ सीखने को मिलने वाली है कि ग्रीडी होने से, सेल्फिश होने से आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं होता है, यू एंड अप इन बोल सकते हो समथिंग जिसकी वजह से आप ट्रबल ही फेस करोगे, यू वुड एंड अप वॉचिंग योर सेल्फ नॉट फीलिंग गुड, वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इफ यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी। सो ये जो एक मॉरल मैसेज है बहुत ही ब्यूटिफुली कन्वे किया गया है इस पूरी पोम में। ऑल्सो ये बहुत बड़ी पोम है, टोटल 16 स्टैंजाज हैं इस पोम में, बट सारे ही स्टैंजाज में कुछ ही वर्ड्स होंगे जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल दिस इज अ कंप्लीट पोम विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय एनीबॉडी, बहुत इजीली समझ जाओगे, एंड ऑल्सो वील गेट टू लर्न समथिंग वेरी गुड, तो आपको अच्छा भी लगेगा इसको पढ़कर, क्लियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, दैट इज फीब कैरी, एंड देन वील रीड अबाउट ये पोम जो है वो एक बैले है, अब वो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। ऑल्सो इसमें क्या एक चीज़ जो है वो पोर्ट्रे की गई है, ऑलरेडी हम अभी मैसेज डिस्कस कर चुके हैं, वही एक बार रीड कर लेंगे, एंड देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम, क्लियर, ऑल राइट। So this particular poem, that is A Legend of the Northland, is written by Phoebe Carey. Now she was born on September 4, 1824 and unfortunately left the world on 31st of July 1871. She was an American poetess. ठीक है, वो जो थी वो एक American poetess थी, and she is been very well known for her writings.
She was a champion of women's rights and was also editor of the Revolution, a newspaper, for a short time. So she was just not a poetess, she was also editor of one of the newspapers जो उस वक्त चलते थे, that is the Revolution. Clear? तो इतना introduction बहुत है हमारे लिए that she is someone जो कि एक well known poetess है. She is an American poetess and also not only वो जो है poems या फिर stories वगैरह ही लिखती हैं, other than that she has also been the editor of a newspaper that was titled as The Revolution. Clear? Now let's read something about this poem, that is A Legend of Northland, and then we'll read the very first stanza. So this particular poem, that is A Legend of Northland, narrates the legend of the old lady who angered Saint Peter because of her greed. हमने बात की ना अभी, there are two characters जिनके बारे में हम बात करेंगे. Number one is this old lady, number two is Saint पीटर. सेंट पीटर कौन है? ही इज द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल हैं, उनको फॉलो करते थे. तो ये हैं सेंट पीटर और उनकी और ये एक ओल्ड लेडी जो है उनकी रिलेटेड एक इंसिडेंट है जिसपे ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है. सो इट्स अ लेजेंड बिकॉज ये स्टोरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन होती है, बताई जाती है एंड ऑल्सो एट द एंड वो एक मॉरल मैसेज आपको प्रोवाइड की करेगी. दिस पोम इज अ बैले. अब ये क्या है? बैलेड क्या होता है? A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Sort of एक गाने के फॉर्म में अगर पोम लिखी हो, एक लिरिकल सा मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं बैलेड. और यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टैंजाज में होती है ये जो पोएम होती है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे टोटल 16 स्टैंजाज हैं, तो ये भी क्या है? एक बैलेड है और ये एक सॉन्ग के फॉर्म में लिखी गई है. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. This is a part of a folk culture, जो एक traditional culture चलता है उसका एक पार्ट है बैलेड्स. और ये जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन होते हैं, यानी कि लोगों को सुनाई जाती हैं सॉर्ट ऑफ एक सॉन्ग के फॉर्म में, सो दैट पीपल गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. क्लियर? तो ये पर्टिकुलर जो एक लेजेंड वाला वर्ड है वो आपको समझ आ गया होगा, आई होप. एंड ऑल्सो ये जो बैलेड वाली बात है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी कि दिस पर्टिकुलर पोम इज अ लेजेंड एंड ऑल्सो इट्स अ बैलेड. क्लियर? ऑल राइट. Now the poem begins with the very first stanza which says, away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पे away, away in the northland का मतलब है कि बहुत दूर. हम कहाँ की बात कर रहे हैं? नॉर्थलैंड की. यानी कि हम उन प्लेसेस की बात कर रहे हैं, उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्दर्न साइड पे हैं, जो नॉर्थ पोल पे एग्जिस्ट करती हैं. Where the hours of day are few. और वहाँ का अब ऐसा कुछ है कि जो सनरेज हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही वहाँ पे पड़ती हैं. सो बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन जो कि बहुत कम है ऑफ द सनलाइट, वहाँ डे टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है. क्लियर? सो आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू मीन्स द डे टाइम इन दीज कंट्रीज इज वेरी लेस एंड हार्डली जो है बहुत ही कुछ घंटों के लिए ही डे टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, दैट टाइम नाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की हो जाती हैं. नॉर्मली भी हम यही बोलते हैं राइट, ठंड के टाइम पे दिन छोटे हो गए रात बड़ी हो गई, राइट? मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से कंट्री सिचुएटेड है नॉर्थ पोल पे कि यहाँ सन रेज जो है बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए फॉल होती हैं एंड जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन की होती हैं. That they cannot sleep them through. यहाँ पे they कौन है? They हैं वो people which live in this Northland. तो people of Northland लिख लीजिए. यानी कि जो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं उनके लिए ये जो नाइट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, राइट? सो दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. यानी कि जब ये सोते हैं रात को तो जब इनकी ऑलमोस्ट नींद पूरी भी हो जाती है, इनकी आँख खुलती, तभी इनको क्या दिखता है कि भाई अभी भी रात है. मतलब इतनी लंबी रात होती है, इतना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है नाइट्स का कि पीपल आर लाइक दे कैन नॉट स्लीप कंटिन्यूसली फॉर सो लॉन्ग. नाउ दिस इज समथिंग जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज हमें तो जितनी भी देर दे दें सोने के लिए हम हैप्पीली सो जाएंगे यही. बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही एक समझ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि नाइट का ड्यूरेशन इतना ज़्यादा है कि बॉडी का जो रूटीन है उतनी स्लीप मिल जाती है, जब इंसान को ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाती है. सिमिलरली जैसे ही इनकी आईज ओपन होती है तो इनको क्या दिखता है कि अभी भी क्या है? रात है. तो ये उनके लिए बहुत ही सही नहीं है. दे आर नॉट एबल टू स्लीप कंप्लीटली थ्रू आउट द नाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है. तो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज जस्ट टेलिंग अस दैट देयर इज दिस प्लेस दैट इज नॉर्थलैंड, डिफरिंग टू द नॉर्दर्न countries. There it's so
कोल्ड दैट द सन रेज जो है दे फॉल ओनली फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन एंड देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी स्मॉल बट द नाइट्स आर very longer, and because of that the people staying there are not able to see completely they are not able to sleep throughout this duration of night. Clear? So this was the particular first stanza. Done? All right. Next stanza says, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. अब इस stanza में the poet is telling us where they harness the swift reindeer, यानी कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा winters हैं, यहाँ पे जो place है उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे होता क्या है, the people there harness द स्विफ्ट रेंडियर. अब रेंडियर पहले समझ लो क्या होता है. रेंडियर एक एनिमल है जो कि पोलर रीजन्स में आपको मिलेगा, इस तरीके का वो दिखता है. और अगर आप क्रिसमस से रिलेटेड कोई पिक्चर्स देखो तो आपको दिखेगा कि रेंडियर्स होते हैं, पीछे एक कार्ट होता है स्लेज, उसमें सांता क्लॉज बैठते हैं, राइट. तो वही चीज हो रही है कि दिस पर्टिकुलर एनिमल इज रेंडियर जो कि पोलर एरियाज में मिलता है. इनके पीछे एक लगा देते हैं स्लेज एक सॉर्ट ऑफ कार्ट होता है जिसपे व्हील्स लगी होती हैं और उसमें फिर या तो लोड्स जैसे कुछ भी सामान रखना हो या फिर जो सांता क्लॉज की बात की गई है या फिर लोग बैठ के उसमें मूव करते हैं. बिकॉज ये रेंडियर बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रनर होता है. तो वहाँ के लोग जो हैं क्या करते हैं, दे हार्नेस मीन्स टू टाई द रेंडियर्स विद अ रोप to a sledge so that it can be used for transportation. So there is this one sledge which is a cart sort of thing. This cart with the help of a rope is tied with this reindeer so that reindeer जो है वो move करेगा speed में और चीजें जो है वो हम transport कर सकते हैं. The swift reindeer. What is swift? Something which runs very fast. To the sledges when it snows. किससे टाई कर देते हैं? Sledges से अभी बात हुई है. Vehicle on runners for conveying loads or passengers over snow or ice often pulled by draught animals. What are draught animals? जो कि लोड वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल्स को यूज किया जाता है. Those are draught animals. तो यहाँ पे बात की गई है कि जहाँ जो ये बात है नॉर्थ लैंड की, there the people use a rope to tie a sledge with the reindeer so that this swift reindeer, this fast moving reindeer can help them to transport things. Clear? When it snows, जब भी वहाँ पे बर्फ पड़ती है उस वक्त ये सीन आपको वहाँ देखने को मिलेगा. And the children look like bears cubs. और वहाँ के जो बच्चे हैं नॉर्थ लैंड में इस वक्त जब स्नो गिर रही होती है वो बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कि बेयर के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, कोई फरी से क्यूट से टेडी बेयर टाइप्स, वैसे टाइप के बच्चे ये लोग दिखते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर वेयरिंग फनी फरी क्लोथ्स. यानी कि फनी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज पूरी तरीके से ढक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वार्म क्लोथ्स पहनाने पड़ते हैं. एंड ऑल्सो ये क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर लगा होता है. सिमिलरली लाइक यू कैन सी अ बेयर ऑल्सो हैज स्किन विच इज अ फरी स्किन. सो उनके जो छोटे छोटे कब्स होते हैं, जो बेयर के बच्चे होते हैं, दे ऑल्सो लुक लाइक वेरी क्यूट फनी एंड दे आर लाइक, उनकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा फरी सी दिखती है उनकी स्किन. सिमिलरली द पीपल जो बच्चे हैं वहां पर नॉर्थ लैंड में, द चिल्ड्रन ऑल्सो लुक लाइक बेयर्स कब्स, वेरी क्यूट एंड फनी बिकॉज दे आर वेयरिंग समथिंग जो कि क्या है, फरी सा है और बहुत ज्यादा फनी दिखता है. क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा द पोएट इज जस्ट टेलिंग अस दैट कि नॉर्थ लैंड की बात हो रही है अभी तक कि इन दिस प्लेस जब भी इट स्नोज, जब भी वहाँ पे ना बर्फ गिरती है, द पीपल टेक अ रोप और वो स्लेज को और रेंडियर को टाई कर देते हैं. और जब भी क्यों करते हैं टाई वो यहाँ पे बताया नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है, या तो लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर ज़्यादातर तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस मौसम में, इस वेदर में ऐसा लगता है कि सॉर्ट ऑफ फनी फरी से दिखते हैं बिकॉज दे आर वेयरिंग फनी फरी क्लोथ. सो दे काइंड ऑफ लुक लाइक बेयर्स कब्स, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेयर के, वैसे ये दिखते हैं. क्लियर? ऑल राइट. द थर्ड स्टैंजा सेज, they tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So the poet is like कि they tell them a curious story. अब यहाँ पे they कौन है? They are again the people of Northland. And specifically these are the elder ones, जो कि elders हैं घर के, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए. दीज आर स्पेसिफिकली द वंस जिनको यहाँ पे दे से कन्वे किया गया है. सो दीज एल्डर्स ऑफ द फैमिली व्हाट दे डू इज दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. और यहाँ देम कौन है? देम रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड. यानी जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, उनको ये स्टोरी सुनाई जाती है. तो ये जो यंगर जनरेशन है उसकी बात हो रही है.
Clear? So here they refers to the people of Northland जो कि elders हैं and they tell their children a curious story. What is curious? Strange story. बड़ी बहुत ही unusual सी story है, ऐसा समझ नहीं आता कि ये सही है कि नहीं है. I don't believe it is true. I कौन है यहाँ पे? I है हमारी poetess जो कि बोलती हैं कि I don't think कि ये सही बात है. She does not believes it. Tis का मतलब क्या होता है? ये it is का शॉर्ट फॉर्म है. सो पोएटस इज लाइक आई डोंट थिंक दिस स्टोरी इज ट्रू. मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी रियल में ऐसी हुई होगी या इतनी ऑथेंटिक होगी. इट्स जस्ट जैसे कि हम नॉर्मली फैंटेसी स्टोरीज बनाते हैं, इमेजिनेटिव स्टोरीज फॉर्म करते हैं, सिमिलरली हो सकता है ये स्टोरी भी इसलिए सुनाई जाती हो, बट उनके हिसाब से दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू. And yet you may learn a lesson. But she is like, obviously you will get to learn a lesson after you read this story, after you get to hear this tale. So definitely she is like, if I tell the tale to you, that if I tell the tale yani story, if I tell you this story, if I narrate this story to you, definitely you will also learn a lesson from it. So although I don't believe it is true, but then too I'll convey to you because I feel that you will get to learn a lesson at the end. Clear? तो यहाँ पोएटस बोलती हैं कि वहाँ की जो एल्डर जनरेशन है नॉर्थलैंड की, वो अपनी यंगर जनरेशन को एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि थोड़ी स्ट्रेंज है, क्यूरियस है, और पोएटस के हिसाब से भी यानी फीब कैरी के हिसाब से भी ये जो स्टोरी है वो ट्रू नहीं है, वो सच नहीं है, बट फिर भी वो ये स्टोरी हमको सुनाना चाहती हैं, वो ये टेल जो है वो हमें बताना चाहती हैं, सो दैट एट द एंड हम एक लेसन इससे सीख पाएं. क्लियर? ऑल राइट. Now the story begins. तो ये जो पहले के स्टैंजास थे, they were all about Northland, they were all about कि वहाँ के लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, and also वहाँ का weather, climate. Finally कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक स्टोरी है जो कि वहाँ के लोग जो हैं एल्डर जनरेशन अपनी यंगर जनरेशन को सुनाती है. ये स्टोरी शायद ही ट्रू हो, बट क्योंकि इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो इसीलिए पोएटस अब हमें वो स्टोरी सुनाने वाली है. क्लियर? ऑल राइट. नाउ द स्टोरी विल बिगिन फ्रॉम हियर. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक बार की बात है, this incident happened, और बात किसकी हो रही है? गुड सेंट पीटर की. अब ये सेंट है यानी कि ये बिल्कुल मोह माया से दूर, अच्छी बातें सिखाने वाले, काइंड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग, वो हैं. क्लियर? सो ही इज सेंट पीटर हु इज अ डिसाइपल और फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट. ही वाज वन ऑफ द डिसाइपल्स किसके? जीसस क्राइस्ट के. ठीक है, तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के ये वन ऑफ द फॉलोअर्स हैं, और ये इनकी बात हो रही है कि एक बार एक इंसिडेंट होता है जिसमें ये क्या है? वन ऑफ द कैरेक्टर्स. lived in the world below and walked about it preaching. तो वो जो है, जो वर्ल्ड है उसको ट्रैवल करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जस्ट टू गिव हिज प्रीचिंग्स. प्रीचिंग्स का मतलब क्या होता है? टू गिव अ रिलीजियस टॉक, अच्छी बातें सिखाना लोगों को, शिक्षा देना, ये सब काम वो करते थे. तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे सो दैट वो हर जगह किसी ना किसी को कुछ अच्छा सिखा पाए. Just as he did, and similarly this time also he was out, traveling somewhere, he was moving somewhere to preach people. और अभी हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो इसी तरीके से वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं जहाँ अभी हम एक ओल्ड वुमन की बात करेंगे. तो he was a saint, he was disciple of Lord Christ and he used to travel all around the world to give his preachings. Religious talks देने के लिए वो हर जगह ट्रैवल करते रहते थे, और इसी तरीके से वो जो है इस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आगे की हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी. क्लियर? ऑल राइट. Next stanza says, he came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो यहाँ पे अब जो सेंट पीटर है as he is traveling, तो वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं? एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर वो खड़े हैं डोर ऑफ अ कॉटेज. एक छोटा सा उनको घर दिखता है, कॉटेज दिखता है, और उसके बाहर जो दरवाजा है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पर ये खड़े हैं. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और क्योंकि ये हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं अपनी प्रीचिंग्स देते हुए, तो वो यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. हो क्या रहा था इस कॉटेज में? एक लिटिल वुमेन थी, यानी कि एक शॉर्ट हाइटेड वुमेन है, और वो क्या कर रही हैं? वो केक्स जो है वो बेक कर रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन दी हर्थ. हर्थ क्या होता है? फायर प्लेस वेर यू डू कुकिंग. सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडिशनल ओवन जो होता है उसे हम कहते हैं, ऐसा हर्थ होता है, इसमें जो है बेकिंग की जाती थी. क्लियर? तो ट्रेडिशनल ओवन बोल सकते हो आप हर्थ को. सो यहाँ पर यही बताया गया है कि एज सेंट पीटर वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टू गिव हिज प्रीचिंग्स टू द पीपल, ही केम टू अ पॉइंट जहाँ पर वो एक कॉटेज के बाहर खड़े हैं, उसके जो एंट्रेंस है, जो डोर है, वहाँ खड़े. ही सॉ अ लिटिल वुमेन, ही सॉ अ शॉर्ट हाइटेड वुमेन हु वॉज बेकिंग अ केक एंड दैट टू बेकिंग ऑन अ हर्थ. हर्थ में बेक कर रही थी वो एक केक को, और वही वो देखते हैं कि ये जो वुमन है वो वहाँ पे केक बेक कर रही है. क्लियर? ऑल राइट.
Next stanza says, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब क्योंकि सेंट पीटर जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रैवल कर रहे थे दिनों से, तो उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था. फास्टिंग क्या बोला है यहाँ पर? फास्टिंग मीन्स कुछ नहीं खाना, व्रत रखना जो बोलते हैं हम, दैट इज फास्टिंग. तो क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था तो सॉर्ट ऑफ क्या हो गया? फास्टिंग हो गई, राइट. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिजी फील करना, चक्कर जैसा लगना, ऐसा लग रहा है सॉर्ट ऑफ अभी हम बेहोश हो जाएंगे. सो व्हेन यू फील वीक एंड डिजी एंड यू आर अबाउट टू लूज योर कॉन्शियसनेस, उसे कहते हो फेंट होना. क्लियर? तो बिकॉज सेंट पीटर जो है उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो वो जो है बहुत वीक फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको कि उनको चक्कर आ जाएंगे और वो गिर जाएंगे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन खत्म हो गया था और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. He asked her from her store of cakes to give him a single one. और उन्होंने इस वुमन को बोला, क्योंकि उनकी पूरी स्टोर थी, दुकान थी भाई इस वुमन की पूरी केक्स की, तो सिर्फ ये बोला कि मुझे सिर्फ एक केक जो है इसमें से खाने के लिए दे दो. क्लियर? तो बिकॉज सेंट पीटर was roaming around the world, he was very hungry, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था. तो when he saw this woman who was baking a cake, she had a store of cakes, a full complete shop of cakes. So he just asked one piece of cake from this lady so that he can feel better as he was very hungry. तो ये चीज देखकर हमें क्या लगता है कि हाँ भाई इजीली दे देना चाहिए वुमन को. बहुत बड़ा आपका स्टोर हो केक का, एक पीस अगर आपको किसी को देना है तो क्यों नहीं दोगे, राइट. तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो ये नहीं बोल रहे कि मैं पैसे से खरीदूंगा बिकॉज ही इज अ सेंट, तो उनको ऐसे ही चाहिए ये जो केक का पीस है. एंड इट्स वेरी नॉर्मल, इतना सही तो मांगा उन्होंने. क्या मांगा है? एक पीस ऑफ केक. नाउ लेट्स सी इन विमेन का रिएक्शन क्या है. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उन्होंने क्या किया, as she was like that I have to bake a cake for this person, तो वो चाहती तो क्या करती, already she has baked a lot of cakes because उनका शॉप था that Saint Peter could see, तो obviously वहाँ बहुत सारे केक्स होंगे. तो what she could have done is already जितने सारे केक्स से उनमें से कोई सा भी केक निकाल के वो दे देती सेंट पीटर को. बट what she did was उन्होंने वापस से एक केक बनाने के लिए वापस वही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बेक करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक अ लिटिल केक. उनको बड़ा सा केक नहीं देना था सेंट पीटर को, बिकॉज ऑब्वियसली इसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते, उनको सॉर्ट ऑफ देना था उनको ऐसे ही. तो शी वॉज ऑफ द व्यू कि इतना बड़ा केक क्यों दूंगी मैं एक छोटा सा केक बना के दूंगी सेंट पीटर को. तो वो अगेन जो है एक छोटा केक बनाने लग जाती है. बट एज इट बेकिंग ले, बट जैसे ही वो छोटे केक को वो हर्थ में रखती हैं और वो देखती हैं कि वो बेक हो रहा है, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. बट वो जैसे ही उस केक को देखती हैं जो कि बेक हो रहा है हर्थ में, उनको लगता है कि ये केक जो है किसी को ऐसे ही दे देने के लिए बहुत बड़ा है. यानी ये जो छोटा केक उन्होंने बनाया वो भी अब उनको बड़ा दिख रहा था, बिकॉज शी इज नॉट अ पर्सन जो कि वो किसी को भी कुछ ऐसे ही दे दे. क्लियर? So the woman in this stanza is like, what we can see about this woman is that she was of the thought that I should make a little cake for Saint Peter because I have to just give it anyways without money, so I should bake a little cake. But as she baked one cake and she saw it in the hearth, she was like, this is also very big for big in size for something जो कि उनको ऐसे ही देना है. तो she was not okay with it. And now let's see कि वो next step अब क्या लेने वाली है. Next stanza is, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Now this woman is a very miser, बहुत कंजूस है ये, क्योंकि अभी उन्होंने क्या देखा कि मैंने एक केक जो है उन्होंने एक छोटा सा केक बनाने की कोशिश की. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक छोटा सा केक बनाती हैं, स्टोर में से केक नहीं देती हैं सेंट पीटर को, और ये एक केक भी जब वो बेक करने लगती हैं हर्थ में, उनको क्या लगता है कि ये क्या है, बहुत बड़ा है, किसी को ऐसे ही दे देने के लिए. तो क्या करती हैं अगेन, वो केक वो नहीं देती हैं सेंट पीटर को. शी नीडेड अगेन वन मोर टाइम द डो, यानी कि देयरफॉर शी नीडेड अनदर का मतलब है टू मेक डो फ्रॉम फ्लोर. जो अब आटा गूंदने की बात करते हैं हम हिंदी में, उसको बोलते हैं नीडिंग का प्रोसेस. तो वो क्या करती हैं, एक और बार एक डो जो है वो नीड करने की कोशिश करती हैं, उसको बनाने की कोशिश करती हैं केक के लिए. और इस बार वो जो है वो डो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये केक भी उनको फर्स्ट टाइम क्या लग रहा था, बड़ा. सो शी वांटेड टू प्रिपेयर अ केक व्हिच इज स्मॉलर देन दिस. सो शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. ऑब्वियसली उससे भी छोटा डो जो है उन्होंने बनाया.
बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, बट जैसे ही वो डो जो है वो टर्न करती है कि हाँ भाई अब वो रेडी हो गया है केक बनाने के लिए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, शी वॉज ऑफ द व्यू कि भाई ये तो उतना ही बड़ा है जितना कि मैंने फर्स्ट टाइम में केक बनाया। मीन्स उनको जो है वो भले ही बड़ा हो ना हो, बट उनको वो जो ग्रीड, वो जो सेल्फिशनेस है उनके अंदर भरी हुई, वो जो कंजूसी है, उसकी वजह से वो भी उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम व्हाट शी डिड वाज शी नीडेड अनदर डो. This time obviously it was smaller than the previous one, but as she was done with the kneading and she turned it over and saw it, she was of the view that this is same in size as the previous one. यानी again she was of the view कि भाई एक और बार जो मैंने बना लिया है डो वो भी उतना ही साइज का है, यानी केक उतना ही बड़ा बनेगा। तो फिर से उनको शायद लग रहा होगा कि भाई मुझे और कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं और छोटा केक बनाऊं। So this was the second step she took, and again we are of the view that she is really very miser and very selfish. Clear? All right. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो यहाँ बोला है कि then she took a tiny scrap of dough. तो अब उन्होंने फिर से scrap बोला है, यानी कि बहुत कम अमाउंट, फिर से उन्होंने एक छोटा सा डो का स्क्रैप लिया, यानी कि उन्होंने जो बनाया होगा उसमें से एक छोटा सा स्क्रैप ले लिया, थोड़ा सा अमाउंट ले लिया जिससे वो अब केक बनाएंगी। And rolled it flat. Now here 2 times this word is repeated. It means यहाँ पे एक emphasis ले किया जा रहा है, एक stress किया जा रहा है पॉइंट पे कि वो इतनी कंजूस है, इतनी ग्रीडी है कि उसको बार बार रोल किए जा रही हैं ताकि वो बहुत पतला जो है डो जो है बहुत ही छोटे केक में या पतले से केक में टर्न हो पाए। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बिल्कुल फ्लैट करती जा रही है, ऐसे डो हो रही है जिसकी वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, बिल्कुल पतला हो जाए। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. नाउ दिस टाइम इट वाज नॉट अ केक, केक कैसा होता है थोड़ा थिक सा होता है, फ्लफी सा होता है, बट इस बार उन्होंने वेफर जितना उसको थिन कर दिया था, पतला कर दिया था रोल कर करके। वेफर क्या होता है, सॉर्ट ऑफ आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो जो एक थिन सा बिल्कुल जो आप कुकी खाते हो बिल्कुल उसको कहते हैं, बिल्कुल इतनी थिन जो एक कुकी हो सकती है उसे कहते हैं वेफर। अब केक इतना पतला होता है क्या? नहीं, बट दिस लेडी वाज सो कंजूस, इतनी माइसर थी दैट व्हाट शी डिड वाज शी रोल्ड इट टिल द पॉइंट जब तक वो बिल्कुल फ्लैट नहीं हो गया। But she couldn't part with that. But that was also not okay with her. She was like कि अब ये भी मैं क्यों दूँ इनको फ्री में, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। यानी अब तो हद ही हो गई। मतलब थर्ड टाइम भी उन्होंने क्या किया, she again took one scrap of the dough, एक छोटा सा अमाउंट लेती हैं, she rolled it till it was very flat, बिल्कुल फ्लैट तरीके से उसको रोल करती हैं, बेलने लगती हैं, and baked it thin as a wafer, और उसको इतना ज़्यादा पतला बना देती हैं जैसे कि कोई वेफर हो, यानी कि सॉर्ट ऑफ बिल्कुल पतली सी जो कुकी होती है उतना पतला उनको उसको बेल देती हैं। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट ऑल्सो शी वॉज ऑफ द व्यू कि ये भी मैं क्यों दूँ सेंट पीटर को, बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा थिन है, भले ही मतलब इतना अमाउंट है उनके लिए कि जो वो किसी को फ्री में नहीं दे सकती। शी इज ऑफ द व्यू फ्री में देना है कुछ मुझे तो ये भी मैं क्यों दूँ, दिस इज ऑल्सो टू मच फॉर मी। सो नाउ लेट्स सी कि भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, क्या वो ये देंगी सेंट पीटर को या फिर अगेन इससे भी कुछ छोटा सा कुछ बनाने की कोशिश करेंगी। Next stanza says, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Oh my God. Now what she did was, वेफर जितना पतला भी रोल कर लिया ना केक को, now she is not even okay with it, और वो भी नहीं देती वो सेंट पीटर को, बिकॉज वो बोलती हैं my cakes that seem too small when I eat of them myself. अगर बड़े से बड़ा केक भी वो खुद जब कंज्यूम करती हैं उनको लगता है ये बहुत कम है। क्लियर? तो ये क्या बताता है कि जब वो खुद खा रही हैं उस चीज़ को तो वो तो उनको कम लग रही है, यानी वो इतनी सेल्फिश हैं, इतनी ग्रीडी हैं कि जब वो बड़ा से बड़ा केक भी खुद कंज्यूम करती हैं तो वो भी उनके लिए कम या छोटे साइज का लगता है। बट अगर वो यही केक जो उनको खुद के लिए छोटा लग रहा है वही का वही केक अगर वो किसी और को देती हैं गिव अवे, यानी जस्ट विदाउट मनी ऐसे ही अगर किसी को दे देती हैं तो वो उनको बहुत बड़ा लगने लगता है। और यही एक बोल सकते हो एक इंडिकेशन होता है, एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक निशानी होती है किसी भी कंजूस की, एक माइसर की। सो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा कंजूस हैं, इतनी ज़्यादा माइसर हैं दैट शी इज़ ऑफ द व्यू कि व्हेनेवर शी कंज्यूम्स अ केक, that cake is too small for her, but if she gives the same cake to somebody as a giveaway का मतलब होता है फ्री में, without money, she is of the view that that cake is
टू मच, टू बिग, एंड दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू पुट ऑल द थिंग्स, जो भी उन्होंने बनाए, जो वेफर भी बेक किया ना, शी पुट इट ऑन द शेल्फ, वो वहां पर अपने स्टोर में जो शेल्फ है वहां पर उसको प्लेस कर देती हैं। वो भी नहीं देती हैं सेंट पीटर को, अगर ये भी दे देती ना तो इट वॉज ओके विद सेंट पीटर, एटलीस्ट उनको कुछ तो खाने को मिल जाता, बट शी वॉज नॉट एबल टू थिंक that this person is very hungry, this person needs something to eat, I have a lot of things, मेरे पास इतने केक्स हैं, एक केक दे दूंगी तो nothing would be like a loss to me, it would just you know कि वो मुझे जितना contentment, जितना kindness देगा उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलने वाला, right? But she was of the view that I cannot give something like this only to anybody because that is something जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, as she is a miser and a greedy and a selfish lady. Clear? All right. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब यहाँ जब हम beginning में पढ़ रहे थे, right, when we were like around stanza 4 हम पढ़ते हैं, and we read there the very first line is good Saint Peter. राइट इसका मतलब क्या था, ही इज अ सेंट, वो एक यू नो ऐसे पर्सन है जिनको ये सब चीज़ें जो होती है ना, गुस्सा आना, सेल्फिशनेस होना, या फिर गलत यू नो लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं होती बिकॉज दे आर सेंट्स, ठीक है। तो यहाँ गुड सेंट पीटर वही बोल रहा है कि ही इज़ अ पर्सन जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनको गुस्सा आना जो है पॉसिबल ही नहीं है, बट दिस वुमन हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, और इसकी वजह से एक गुड सेंट पीटर को भी क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जैसे हमें भी आ रहा है, भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो दे दो खाने के लिए, राइट। बट ये जो चीज़ हम देखते हैं वुमन के बारे में, द सिमिलर वे सेंट पीटर वॉज ऑल्सो एबल टू सी दिस, एंड ऑब्वियसली दैट वॉज अ फ्रस्ट्रेशन, दैट वॉज समथिंग जो कि उनको अनॉय कर रहा था, एंड ही ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, ऑब्वियसली वो भूखे थे, उनको कुछ भी खाया नहीं था उन्होंने सुबह से, एंड ही वॉज ऑल अबाउट टू लूज हिज कॉन्शियसनेस, बहुत वीक फील कर रहे थे, बहुत डिजीनेस यू नो डिजीनेस उनको हो रही थी, बहुत बेहोश टाइप, चक्कर टाइप के उनको आ रहे थे। तो इस सिचुएशन में वैसे भी यू नो अगर हम नॉर्मली भी देखें, अगर हमें भूख लग रही है, हम हंग्री हैं, और उस वक्त कुछ ऐसा हो जाए जो हमको बिल्कुल सही नहीं लगता, तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, राइट। वह हंगर जो है किसी से सहन नहीं होता। सिमिलरली ये जो सेंट है, दैट इज सेंट पीटर, ही वॉज सो हंग्री, ही वॉज फीलिंग सो वीक, एंड देन दिस लेडी वॉज परफॉर्मिंग सच एक्शंस, डेफिनेटली दैट वॉज इनफ फॉर प्रोवोकिंग अ सेंट इवन। प्रोवोक करना मतलब होता है मेक एंग्री, किसी को उत्तेजित करना कि हाँ गुस्सा आ जाए किसी को भी। सो दिस वुमन वॉज हर सेल्फ वेरी मच इनफ टू प्रोवोक इवन अ सेंट, because what she was doing is that was completely wrong. She was too selfish, she was too miser, and that is something which is not you know बोल सकते हो acceptable even by a saint, and that's why Saint Peter जो है वो अब गुस्से में आ जाते हैं। क्लियर? तो अभी तक क्या समझ आ गया है कि ये जो लेडी के जितने भी एक्शंस हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली सेंट पीटर जो है बिल्कुल भी अब यू नो सही फील नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड लेट्स सी अब वो ये जो एंगर है उनका वो किस तरीके से कन्वे करेंगे इस लेडी को। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now this stanza is very beautiful. बहुत ही अच्छा stanza है ये, best stanza of this poem, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है आपको। यहाँ पे सेंट पीटर जो हैं वो इतने गुस्से में हैं कि वो लेडी को बोलते हैं यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और ड्वेल का मतलब होता है टू लिव, यानी कि ह्यूमन फॉर्म जो तुमको मिला है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू लिव दिस लाइफ, उसके लिए यू आर नॉट वर्थ इट बिकॉज यू आर वेरी सेल्फिश, यू आर टू सेल्फिश। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव शेल्टर, घर है, अपने आप को यू नो प्रोटेक्टिव रख सकते हो उसके अंदर, एंड ऑल्सो इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर, तुम्हारे पास फायर भी है अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि तुमको कंफर्टेबली यू नो पूरा दिन जो है तुम्हारा निकल जाए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म है तुम्हारा, इसीलिए तुमको मिली है, बट यू आर नॉट वर्थ इट बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि एटलीस्ट मेरे पास ये चीज़ें हैं, किसी किसी के पास ये चीज़ें भी नहीं हैं, एंड इफ आई कैन गिव समथिंग टू समवन फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू मी एज एन अपॉर्चुनिटी, why not, I should do it, right? बट यहाँ पे ये जो वुमन है इतनी सेल्फिश है, इतनी ग्रीडी है कि वो एक छोटा सा पीस ऑफ केक भी नहीं दे सकती सेंट पीटर को, ऑल्दो उनके पास सब कुछ है।
तो ये जो चीज़ें हैं उसका रियलाइजेशन उनको वर्थ जो है कब पता चलेगा, जब उनके पास नहीं होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास घर है, यू हैव गुड फूड टू ईट, यू गो टू रेस्टोरेंट्स, यू एंजॉय ऑन वीकेंड्स, यू हैव एवरीथिंग, यू गो टू थिएटर्स, पॉपकॉर्न खाते हो बढ़िया खरीद कर, देन ऑल्सो यू हैव एवरीथिंग, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, स्मार्टफोन्स, ऑल द डिजिटल डिवाइसेस, सब कुछ है आपके पास, तो आपको इन सब चीज़ों का वर्थ नहीं समझ आएगा क्योंकि आपके पास ये चीज़ें ऑलरेडी हैं हमेशा से। सिमिलरली फूड, शेल्टर और ये फायर, ये सब कुछ है किसके पास, इस लेडी के पास, तो उनको ये इस चीज़ का वर्थ नहीं पता। बट यही चीज़ें जिसके पास नहीं है उसको अगर एक बार दे के देखो क्या ब्यूटीफुल स्माइल आती है किसी के भी फेस पे, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि इन चीज़ों के बिना क्या होते हैं वो डेज, हाउ दे स्पेंड देयर कंप्लीट नाइट्स और डेज विदाउट एनी शेल्टर। कुछ लोग होते हैं दोज हु स्लीप नियर रेलवे प्लेटफॉर्म्स, रोड साइड पे आपको दिख जाएंगे, जिनके पास खाना नहीं होता है, दे बेग फॉर फूड। तो ये सब चीज़ों का जो वर्थ है, जो रियलाइजेशन है, वो सिर्फ उनको होता है जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, राइट। सिमिलरली यहाँ सेंट पीटर जो है उनका भी यही कहना है, क्योंकि इस ओल्ड लेडी के पास ये सब कुछ है, हर एक चीज़ है जो कि बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड फायर फॉर दैट कंट्री। तो यहाँ पर ये चीज़ों का वर्थ जो है वो तुम्हें नहीं समझ आ रहा। यू आर नॉट लाइक कि मेरे पास खाना है, सेंट पीटर के पास सुबह से कुछ भी नहीं था खाने का, तो वो रियलाइजेशन उनको कैसा होगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी। सो ही इज लाइक यू आर नॉट वर्थ इट फॉर दिस ह्यूमन फॉर्म, यू शुड नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग। और अब देखते हैं ऐसा क्या होगा कि सेंट पीटर ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे इस वुमन की जो ये गलती है, जो सेल्फिशनेस है, जो ग्रीडीनेस दिखाई है उसने, उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। सो दिस स्टैंजा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टैंजा बिकॉज यू गेट टू लर्न अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम हियर दैट यू शुड ऑलवेज रियलाइज द वर्थ ऑफ एवरीथिंग यू हैव, यू शुड बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ एंड ऑल्सो बी काइंड। अगर किसी और के पास वो चीज़ें नहीं हैं एंड इफ यू कैन प्रोवाइड देम विद एनीथिंग वेदर इट्स वेरी स्मॉल, बट यू शुड डू इट because that can be very big for that person. Clear? All right. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब क्या होता है ना, यहाँ पर सेंट पीटर इतने गुस्से में हैं कि वो कर्ज कर देते हैं इस वुमन को। एक कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ देना, श्राप देना, सॉर्ट ऑफ एक इस तरीके से कुछ बोल देना जो कि सामने वाले के लिए गलत हो। तो यहाँ सेंट पीटर वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे एंड ही इज़ अ सेंट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग होते थे बिकॉज दे वर सो गुड, इतने प्योर सोल्स होते थे ये लोग कि ये कुछ भी बोलते थे वो सच हो जाता था। अब हो सकता है इसीलिए पोएट्स इज ऑफ द व्यू कि ये स्टोरी सच में नहीं हुई होगी, बट ये एक अच्छा लेसन सिखाती है, इसीलिए बच्चों को सुनाई जाती होगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सेंट पीटर जो है वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, ही इज सो मच अनॉयड कि ही इज ऑफ द व्यू कि दिस पर्सन जो है, ये ओल्ड लेडी, शी डज नॉट डिजर्व्स दिस ह्यूमन फॉर्म। वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह जो लाइफ मिलती है उसको डिजर्व नहीं करती है। तो शी शुड नाउ बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं वो हर एक चीज़ के लिए मेहनत करती हैं, उनको हर चीज़ नहीं मिलती, शेल्टर हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, फॉर एवरीथिंग दे हैव टू वर्क हार्ड। तो यहाँ सेंट पीटर कर्ज कर देते हैं इस वुमन को दैट यू विल बी चेंज टू अ बर्ड एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। व्हाट इज स्कैंटी? वेरी लिटिल। बर्ड्स को कितना खाना मिलता है? छोटा, थोड़ा बहुत खाना मिलता है, राइट। तो ये विमेन के लिए भी वो बोलते हैं कि यू वुड गेट स्कैंटी फूड, यानी बहुत कम खाना भी तुमको मिलेगा आफ्टर यू वर्क हार्ड। कैसे? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। बोरिंग का मतलब होता है मेक अ होल। जैसे कि अगर आपने वुड पैकर देखा हो बर्ड, तो वो जो है अपने बीक से होल करते हैं, बार बार डिक करते रहते हैं, बोर करते रहते हैं पूरी टाइम तक, और फिर उसके बाद जाके उनका एक घोंसला बनता है या फिर वो वहाँ रह सकते हैं, अपना खाना रख सकते हैं। सो दे वर्क ऑल डे हार्ड। तो ये चीज़ जो है वो उस वुमन को उन्होंने कर्ज कर दी दैट यू विल बी चेंज टू अ बर्ड हु विल गेट वेरी लिटिल फूड एंड दैट टू आफ्टर यू वर्क सो मच हार्ड ऑल डे एंड नाइट यू विल बोर इन द वर्ल्ड and then you would get something to eat। और इस तरीके से वो कर्ज कर देते हैं इस वुमन को। Clear? All right. Next stanza is, then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Now as we know कि Saint Peter जो है उन्होंने इन्हें कर्ज किया है इस वुमन को because she was so selfish and greedy कि वो कुछ भी नहीं देती इनको खाने के लिए। So that is something जो उनको फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो वो क्या करते हैं, उनको कर्ज करते हैं कि you would change to a
bird. And what happened? Immediately उसी वक्त she went up through the chimney. वो जो है, जो घर की चिमनी होती है ना, from where you know smoke वगैरह जो कुछ भी है वो रिलीज होता है, तो वहां से वो वुमन जो है ऊपर जाती है and then she comes out as a bird. So never speaking a word means कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई. She could not say anything in reply to these lines जो कि सेंट पीटर बोलते हैं. तो never speaking a word, that is she could not say anything. And suddenly उसी वक्त immediately what happened? She came out of the chimney और फिर वो एक बर्ड में चेंज हो गई. For she was changed to a bird. Out of the top flew a woodpecker. तो एक woodpecker में वो चेंज जाती है because woodpecker ही वो वर्ड है जो कि वो वुड को यू नो बोर करता है, होल करता है बीक से, तो वो उस बर्ड में चेंज हो जाती हैं. एंड उसी वक्त ये सब कुछ हो जाता है because she could not speak anything, as we have been told in the line, never speaking a word, and she was changed to a bird. Clear? All right. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो इस particular stanza में क्या बताया गया है कि she had only one scarlet cap. Scarlet क्या होता है? बहुत ही bright, brilliant red color जो होता है उसको हम scarlet बोलते हैं. जैसे कि woodpecker के ऊपर आप एक देख सकते हो crown sort of, ये क्या है? Scarlet red color. तो इसी तरीके की कैप पहनी हुई थी उस वुमन ने बिफोर शी चेंज्ड टू अ बर्ड. सो दैट कैप जो है दैट वाज लेफ्ट द सेम. यानी कि अगर वुडपेकर की क्राउन की बात करें, इफ दिस स्टोरी इज कंसिडर्ड एज ट्रू, देन वुडपेकर का जो क्राउन है इट इज समथिंग जो कि वो कैप थी उस लेडी की जो वो पहले पहनी हुई थी. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. बट उनके चिमनी से वो निकली ना, चिमनी में क्या है? फायर है. तो उनके जितने भी क्लोथ्स थे वो कंप्लीटली बर्न हो गए और वो जो है कोल की तरह ब्लैक कलर में चेंज हो गई. यानी कि एवरीथिंग एल्स वट एवर शी वॉज वेयरिंग दैट वॉज बर्न इन द फ्लेम, एंड दैट टू वह बर्न ब्लैक एज अ कोल. यानी कि पूरी तरीके से काला हो गया, इसीलिए उनकी स्किन जो है यहाँ पे फेदर्स वगैरह जो है उसको ब्लैक बताते हैं वुडपेकर का. एंड द क्राउन शी हैज, राइट, शी द कैप शी वाज वेयरिंग दैट वाज ऑफ ब्रिलियंट रेड कलर. दैट इज समथिंग जो वैसा का वैसा रह गया, एंड दैट्स व्हाई वुडपेकर्स हैव दिस रेड कलर का क्राउन. क्लियर? सो यहाँ पर अगर ये स्टोरी को आप रियल कंसिडर करते हो तो दिस इज समथिंग जो कि वुडपेकर्स के ओरिजिनल के बारे में बात कर रहा है. व्हाई शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड एंड शी वाज चेंज्ड टू अ वुडपेकर हु हैज अ रेड कलर का you know crown sort of red cap and the complete skin, बाकी के जो feathers हैं, फर हैं, that is all black color because उनके पूरे clothes जो हैं वो उस flame में burn हो गए थे black as coal. Clear? All right. And every country school boy has seen her in the world where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो यहाँ पर ये बोला है कि हर एक country boy, what is country here? Belonging to the countryside, that is rural areas. हर जगह, मतलब ये जो जहाँ पर भी ये रहती थी वहाँ पर हर एक जो स्कूल बॉय है, जो छोटा बच्चा है, उन्होंने इसको देखा है, किसको? इस वुमन को जो कि अब एक वुडपेकर में चेंज हो गई है. दैट टू व्हाट शी इज डूइंग, सीन हर इन द वर्ल्ड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज till this very day, boring and boring for food. That is, she is still living in that wood जहाँ पे she keeps on digging the you know tree trunk जो भी है ये wood को keeps on digging that and she lives there. यानी कि जो सेंट ने इनको कर्ज दिया था ना, boring and boring for food, boring and boring the wood and you will get scanty of food, right? तो जो चीज़ है वो अभी भी प्रूफ होती है बिकॉज हर एक कंट्री स्कूल बॉय ने, हर एक छोटे बच्चे ने उस जगह के इसे देखा है, ओल्ड लेडी को देखा है एज अ वुड पेकर. क्लियर? ऑल राइट. So with this we come to an end of the complete poem, that is the legend of the Northland. यानी particularly अगर हम देखें तो हर एक स्टैंजा से हमें क्या समझ आ रहा है कि बिकॉज ये जो लेडी है she was so greedy, वो इतनी selfish थी कि she ended up being चेंज टू अ बर्ड, दैट टू अ वुड पेकर, जिसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सिर्फ होल डिग करता रहता है वुड में, उसके बाद कुछ छोटा मोटा खाने को उसको मिल जाता है. बट बिफोर दिस, बिफोर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, शी वॉज अ ह्यूमन बींग. शी हैड एवरीथिंग. शेल्टर था, घर था, मतलब खाना था खाने को, इतने ज़्यादा केक्स थे उनके पास, एंड ऑल्सो फायर थी टू प्रोवाइड द वार्मथ टू हर बिकॉज इट्स टू कोल्ड देयर इन दी नॉर्थ लैंड. बट ये सब चीज़ें जो हैं उनसे छिन जाती हैं बिकॉज शी वॉज नॉट रियलाइजिंग द वर्थ ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि मुझे तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं बट हर किसी के पास ये सब कुछ नहीं होता, और अगर मैं इसमें से थोड़ी बहुत हेल्प किसी कर भी दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, राइट? बट शी वॉज वेरी माइसर, बहुत कंजूस थी ये लेडी. सो शी वॉज ऑफ द थॉट कि मैं कुछ भी अगर
खुद कंज्यूम करती हूँ, अगर मैं खुद के लिए करती हूँ तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है, बट अगर वही सेम चीज़ मैं किसी और को ऐसे ही दे दूँ फ्री में तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, मैं क्यों दूँ। तो ये जो एक स्किल है ना वो किसकी होती है, माइसर पीपल की होती है। ऐसे हमको बहुत से लोग दिख भी जाते हैं लाइफ में जो कि बिल्कुल भी काइंड नहीं होते, जिनके लिए किसी की मदद करना है समथिंग, भाई क्यों करे, कहाँ से दें पैसे, हमारे पास जितने भी हैं हमने खुद के लिए कमाए, किसी को क्यों दे दें फ्री में, राइट। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। इफ़ यू कैन हेल्प समवन इन नीड, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को खाने के लिए कुछ चाहिए, या फिर किसी के पास वार्म कपड़े नहीं हैं, या कपड़े नहीं हैं ज़्यादा अच्छे पहनने के लिए, शेल्टर नहीं है, और अगर आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हो उनको जिसकी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है, देन डू इट। क्योंकि वो जो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट जो फील होता है ना फ्रॉम विद इन, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल फीलिंग होती है, बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। सो इफ़ यू गेट टू हेल्प एनीबॉडी एंड यू कैन डू इट विदाउट एनी, बोल सकते हो कोई ट्रबल लिए, अगर किसी भी परेशानी के बिना आप कर सकते हो उसको, डू इट। डोंट एक्ट लाइक दिस ओल्ड लेडी। अदरवाइज जिस तरीके से ये जो सेंट पीटर हैं वो इतने गुस्से में आ गए थे, ऐसा कर्स वर्स तो कुछ नहीं ट्रू होगा, बट फिर भी ये जो चीज़ है वो बहुत सा लेसन सिखाती है कि जो सेंट पीटर हैं वो इतने ज़्यादा हंगरी थे कि अगर छोटा मोटा केक भी वो दे देती लेडी उनको तो वो कितने खुश होते, और द सेम टाइम पे ये ओल्ड लेडी जो है वो भी कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील कर पाती, कितनी ज़्यादा खुश होती, बट उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक फैसिलिटी की जो हमको मिलती है बट वो सबको नहीं मिलती। तो यही पूरा चैप्टर जो है, सॉरी जो पूरी पोएम है, वो आपको यही एक लेसन कन्वे करती है, दैट डोंट बी सेल्फिश, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, ऑलवेज बी थैंकफुल। पहली बात तो हमेशा थैंकफुल रहो। एवरी डे यू शुड बी लाइक थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यू डे, एटलीस्ट आई हैव एवरीथिंग, एटलीस्ट आई हैव ब्रेकफास्ट ऑन माई टेबल, एटलीस्ट आई हैव गुड क्लोथ्स टू वेयर, आई कैन स्पीक गुड लैंग्वेज, आई कैन टॉक टू गुड पीपल, आई कैन जस्ट सिट इन द व्हीकल, बहुत आराम से मेरी जो जिंदगी है वो बीत रही है। सेम चीज़ें हर किसी के साथ नहीं होती, सो आई शुड बी केपेबल इनफ कि मैं ये कुछ अच्छा किसी के लिए और कर सकूं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वही हमको सीखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर पोम से। आई होप यू गॉट द मैसेज कन्वेड टू यू दैट दिस लेजेंड, दैट दिस टेल tells you, and that's why जो poet बोलती हैं कि she does not believe it is true but she is of the view कि you will get to learn a lesson, that's why she is telling you this, and we are very thankful to her that she has given us such a good lesson from this poem, and we were able to understand the fact that do not act selfish, be kind, be grateful to everything you have. क्लियर? ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोएम वंस अगेन, बट बिफोर दैट यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, एंड दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे यू गेट 100% फ्री स्कूल एजुकेशन, दैट टू फ्रॉम क्लास 4th to 12th. So if you have any doubt related to any chapter, any topic of your syllabus, do go and visit the videos so that you get a very beautiful explanation right in your home. So with this we come to an end of the topic, but now we will meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.